तो चले खैर नेक्स्ट बात की तरफ मैं बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो नए साल की मुबारकबाद आपको 4 महीने बाद, वो इसलिए क्योंकि नए साल के इख्तिताम पर, पिछले साल के इख्तिताम पर, नए साल के आगाज पर बिटकॉइन, हमारा सबका प्यारा राजदुलारा इस पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी का, कहाँ पर था। और पहले 4 महीने इस साल के वो वापस कहाँ पर आया, एक बहुत जबरदस्त उसने अपना रिटर्न बैक किया। 16,000 से तकरीबन 30,000 के रेंज में फिर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जैसे भी हो रहा है, वो तो आपको पता ही है, प्राइस इतनी मैटर नहीं करती। तो पहले 4 महीनों की बुनियाद पर बिटकॉइन की परफॉर्मेंस को आप मद्देनजर रखते हुए इस साल में बिटकॉइन को कहां पर और कैसा परफॉर्म करता है देखते हैं। और क्या बुल रन वाकई शुरू हो चुका है, जैसे अक्सर लोग मसलन इसी बहस में लगे रहते, बुल रन आ गया नहीं आया, आना है मार्केट में, निकलना है मार्केट में, तो ये मेरे जैसे सादा से लोगों को आप बता दें। अच्छा अली भाई, ऐसा है कि मैं ऐसा कोई जो कि एक्सपर्ट नहीं हूँ बाकायदा, कोई मेरी ना कोई ऐसी कोई एजुकेशन है। हम्म। तो मेरी जो एनालिसिस होता है बेस्ड ऑन रीसेंट डेवलपमेंट्स होता है। तो रीसेंट डेवलपमेंट पहले नंबर पे तो ये जो इस साल के स्टार्ट में आपने बीटीसी के पंप की बात की, वो मेरा ख्याल है वो जो पंप था, वो जो बुल रैली थी, वो एक ड्यू रैली थी। क्योंकि पिछले अगर आप 2-3 माह इस साल के स्टार्ट में दिसंबर नवंबर वो सारे माह देखें पिछले, उसके आखिरी क्वार्टर आप कह लें 2022 जी का, जी। तो एक ये जो रैली थी इस साल के स्टार्ट में, वो तो एक ड्यू थी। लेकिन इसी दौरान जैसे मैंने आपको कहा कि वह अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम फेल होना शुरू हो गया, उससे दोबारा एक उम्मीद बनी कि अब मार्केट में पैसा आएगा, अब मार्केट में इन्वेस्टर आएगा। अच्छा, जब मार्केट में पैसा आएगा तो मेरी ओपिनियन के मुताबिक अब नेक्स्ट आल्ट बुल रन को प्रॉब्लम मुझे नजर आ सकती है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो मार्केट में नया पैसा आ रहा है, वो पैसा डिसेंट्रलाइजेशन की के लिए आ रहा है। और मार्केट में डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो प्रोजेक्ट, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी कौन सी है मेरी नजर में, तो वो बिटकॉइन है। इवन बिटकॉइन के अलावा अगर इथेरियम की भी बात की जाए तो उसके अंदर भी सेंट्रलाइजेशन है। आज मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अपने चैनल पे जो मैं न्यूज़ अपडेट देता हूँ उस पर मैंने वीडियो बनानी है। मैं आपके साथ इथेरियम का एक वॉलेट शेयर करूंगा। उसने $700 का इथेरियम बाय किया था आईसीओ जब हुआ था 2015 में। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग इथेरियम ने अपनी की थी, उसमें उसने $700 का जो इथेरियम बाय किया था, उसने आज एक टेस्ट के तौर पे, कल टेस्ट के तौर पे एक इथेरियम ट्रांसफर किया, तो वो फौरन जो ऑन चेन एनालिस्ट है उनकी उनकी नजर में आ गया, उन्होंने स्पॉट कर लिया और पता चला कि वो $700 की इन्वेस्टमेंट आईसीओ में जो उसने बाय किया था, वो इस वक्त $4.6 मिलियन की वर्थ किया। वो $700 वाह वाह। इस वक्त 4.6 मिलियन वर्थ का है। तो वो जो आईसीओ था, उस आईसीओ के अंदर बिटकॉइन जो है उसने कोई अपनी आईसीओ नहीं की। उसने नहीं कहा जी मेरे सस्ते टोकन खरीदो, मुझे स्टार्टअप के लिए कोई फंड रेजिंग करो, उसका कोई ऑनर नहीं है। तो उस मतलब ये सारी अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो मेरी नजर में बिटकॉइन हाईएस्ट इज द हाईएस्ट स्कोरर। तो इस सेंस में अगर देखें, अगर इस मैं थीसिस को एनालिसिस को मान लूं, तो मेरी नजर में जब ये नया पैसा आएगा तो उसमें मैं बिटकॉइन को ग्रो होता हुआ देख रहा हूँ। ये जितनी मर्जी मुमकिन है, ये शॉर्ट टर्म थोड़ा आप कह रहे हैं ना, अगला आने वाला वक्त कैसा होगा। एक तो बिटकॉइन का बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है जिसको बिटकॉइन हाल्विंग बोलते हैं। हाँ। उसको भी करीब करीब 1 साल रह गया होने में। ये बहुत मेजर इवेंट है, उसमें सप्लाई कम होने का एक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर एक बहुत हाइप होती है कि भाई इससे पहले, हाल्विंग से पहले पहले हमने इसको पंप करना है। ये ऑन चेन डाटा को भी देखें तो ऑन चेन डाटा भी कहता है कि बीटीसी ने जितना अपना बॉटम देखना था देख लिया, अब बीटीसी ऑन चेन एनालिसिस के मुताबिक भी ऊपर जाएगा। फंडामेंटल, टेक्निकल, ऑन चेन एनालिस्ट सब यही कह रहे हैं कि बीटीसी का बुल रन स्टार्ट हो गया। जैसे मैंने आपको इस जवाब के स्टार्ट में ही कहा कि आल्ट कोइन के मामले में मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद जैसे हम 2021 में एक आल्ट सीजन देखा कि वो शायद हमें नजर ना आए। हाँ, मुझे लग रहा है कि अगर आल्ट सीजन में कुछ आपको नजर आया भी गेन, तो वो इथीरियम या उसके इकोसिस्टम में मुझे नजर आएगा। क्योंकि 2021 में इथीरियम ने अपॉर्चुनिटी दी थी अपने कंपिटिटर्स को कि भाई मेरे इस गैप को, इस स्केलेबिलिटी इश्यूज वाले गैप को फिल करो और मार्केट से पैसा उठाओ। और एग्जैक्टली लेयर वन जो कंपिटिटर्स थे इथीरियम के, जिसमें सोलाना, लूना, यू नेम इट, पोल्का डॉट, इस तरह सारे कॉइन्स ने इसको मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की थी। लेकिन इस दौरान जब बेयर मार्केट स्टार्ट हुई तो वो अपना जो एतमाद है उनके इन्वेस्टर्स का,
वो लूज कर गए। और अभी वो चूंकि इथेरियम के अपने ये जो रिसेंट अपडेट्स हुई हैं पिछले चंद माह में, जिसमें बड़ा मेजर अपडेट प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जाना, उससे जाने से 90% सप्लाई इथेरियम की कम हो गई। अब तो मैं देख रहा था पिछले कोई 7-8 दिन से इथेरियम की सप्लाई बाकायदा बर्न हो रही है, मतलब जितनी सप्लाई रोज आ रही है हम्म। उससे ज्यादा बर्न हो रही है। तो इथेरियम ने अपॉर्चुनिटी दी थी, अब ये सब लेयर वन ने जो है वो लूज कर दिया है। आई डोंट नो एग्जैक्टली आने वाले वक्त में होगा क्या, लेकिन अभी तक की मौजूदा डेवलपमेंट अपडेट्स और मेरी जितनी इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पे मेरा तजिया यही कहता है कि नंबर वन जो ज्यादा गेन करेगा वो बीटीसी होगा हम्म। अगले 1 साल तक। उसके बाद इथीरियम और उसके इकोसिस्टम में जितने उसके रोल अप्स हैं, जीरो नॉलेज है, ये जो स्केलेबल प्रोजेक्ट्स हैं लेयर टू, वो ग्रो करेंगे और उनके ऊपर लॉन्च होने वाले सारे टोकन्स वगैरह। जबरदस्त। अच्छा, मेरा अगला सवाल इथेरियम से मुतल्लिक ही होना था, वो आपने उसके बारे में काफी हद तक तो बता ही दिया है। तो उसमें यही था कि मतलब मेरा बुनियादी क्वेश्चन भी यही होना था कि इथेरियम ने प्रूफ ऑफ स्टेक पिछले साल के काम पर किया, और उसके बाद आपने बताया कि वो 90% उसकी जो सप्लाई है वो कम होगी, और ये सप्लाई और डिमांड इस मार्केट में बड़ी अहमियत रखती है। तो इथेरियम की जो ओवरऑल पिछले जो बियर मार्केट थी, और जिस तरह से एफटीएक्स वगैरह के क्रैश वगैरह का भी असर थे मार्केट पे, तो इथेरियम की ओवरऑल रिकवरी, जिस तरह से बीटीसी की रिकवरी, तो आप कहते हैं कि वो मार्केट में जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो पैसा आ रहा है वो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए आ रहा है, और वो बीटीसी के लिए आ रहा है। तो ये इथेरियम की रिकवरी को आप कैसे देखते हैं? इसकी रिकवरी के और मसलन आपने अभी जो साइन बताए इससे हट के भी फर्दर मसलन जो बैक इसने लास्ट मंथ में कुछ रिकवरी किया और जो आने वाली। अच्छा, इथीरियम की ग्रोथ का एक कैटलिस्ट जो मुरक्कब समझ लें, हम्म। उसको ग्रोथ देने का ये अभी ये जो शंघाई अपग्रेड हुआ है, ठीक है। उसका अपग्रेड के बाद, क्योंकि शंघाई अपग्रेड से पहले जो इथीरियम की स्टेकिंग थी वो लॉक स्टेकिंग थी। तो उस लॉक स्टेकिंग के खौफ की वजह से, बावजूद इस चूंकि ये इथीरियम जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक चेन था, तो लोग इस पे स्टेकिंग नहीं करते थे, बावजूद इसके कि मार्केट का दूसरा बड़ा ये ब्लॉकचेन थी। इसके बावजूद जो है लोग इस पे स्टेकिंग नहीं करते थे, बल्कि मुझे ये कहने दें कि जितने लेयर वन ब्लॉकचेन्स हैं उनमें सबसे, प्रूफ ऑफ स्टेक चेन्स की बात कर रहा हूँ, उनमें से सबसे कम जो थी स्टेकिंग इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर थी, तकरीबन 14%। और बाकी जो चेन्स थी किसी पे, इवन जो कार्डेनो है वो मेरा ख्याल है 60-70% उसके टोकन जो है वो स्टेक है उनके नेटवर्क के ऊपर। तो अब ये जो शेंगाई अपग्रेड हुआ है, इस अपग्रेड के बाद मैं होप कर रहा हूँ कि इथीरियम की चेन के ऊपर जो स्टेकिंग है वो 14% से इंक्रीज होके 50% पे चले जाएगी। अच्छा, स्टेकिंग पे जाने से प्राइस का क्या ताल्लुक है? ओबियसली जब लोग टोकन अपने स्टेक कर देते हैं तो इसका मतलब वो सेल नहीं करना चाहते। नहीं करना तो चाहिए। स्टेकिंग बढ़ने का मतलब यह है कि उस चेन का जो टोकन है उसका सेल प्रेशर जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, मिनिमाइज हो लोअर हो जाएगा। जाएगा। और दूसरा, साथ साथ इथीरियम की वो जो बर्निंग का मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया, इप 1559 प्रोटोकॉल है शायद, इथीरियम इंप्रूवमेंट प्रोटोकॉल 1559। उसके बाद एक साइड पे सेल प्रेशर कम होना और दूसरी साइड पे बर्न होके सप्लाई का कम होना, ये फैक्टर्स हैं जिस वजह से मैं इथीरियम को भी ग्रो होता हुआ देख रहा हूँ। अब चूंकि इथीरियम एक बेहतरीन लेयर वन ब्लॉकचेन है, तो उसको स्केलेबल बनाने के लिए रोलअप्स में बहुत कंपटीशन है। तो वो जितने रोलअप्स भी काम करेंगे, वो जितना बिजनेस डेवलप करेंगे, उनकी फाइनल सेटलमेंट आखिर आके होनी इथीरियम की चेन के ऊपर ही है। तो इथीरियम की चेन जितने नैरेटिव आपको अगले बुल रन में नजर आ रहे हैं, उसका कोई 60-70% नैरेटिव जो है इथीरियम बर्न करेगा। तो उससे मैं इथीरियम की प्राइस को भी ऊपर ग्रो होता हुआ देख रहा हूँ। यही वजह है कि मैं इस वक्त यही, कोई भी मेरे से अगर मशवरा ले तो मैं यही कहता हूँ कि यार इथीरियम और बिटकॉइन से बाहर जाना नहीं चाहिए। आप, बल्कि मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 80% आप की जो पोर्टफोलियो है उसकी इन्वेस्टमेंट बीटीसी और इथीरियम पे होनी चाहिए। 20% आप रिस्क वगैरह ले लें, ये जितने आजकल मेम कोइन, आजकल पेपे जो मीम कोइन आया नया, मैं उसको पीप बोला था, मुझे किसी मेरे ऑडियंस ने डांटा कि ये आपको ये किस तरह बोले, ये पीप नहीं है ये पेपे पैसे है। तो पैसे। अब चूंकि इंग्लिश ना तो हमें इतनी आती है, लेकिन जितनी सी आती है उस हिसाब से, तो इस तरह के जो मीम कोइंस हैं उनमें आप रिस्क वगैरह ले सकते हैं।